Hello everyone, I welcome you all on India's largest learning platform Unacademy. Unacademy पे आप सबका हार्दिक स्वागत है. Let's crack राजस्थान एग्जाम्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म. मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा परिचय. मेरा नाम नवीन शर्मा है. एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक परस्यू किया, गेट क्वालिफाई किया इन द ईयर 2013. सिविल सर्विसेज मेंस पास किया 2016 एंड 2017 में. रिटर्न आरएस मेंस इन 2016 एंड 2018. एक प्रोजेक्ट जो कि ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस एंड क्लाइमेट चेंज पे बेस्ड है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं. मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 5 इयर्स का है, जिसमें मैं हर संभव कोशिश कर रहा हूं आरपीएससी के तमाम एग्जाम्स, आरएएस, एसीएफ और एसआई वाले एग्जाम जिसमें कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके. अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया मिशन को साकार करने की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है. यहां पर आप आरपीएससी के तमाम एग्जाम्स जो आरपीएससी करवाती है, वो सारे एग्जाम्स के सिलेबस का कंप्लीट कवरेज इस प्लेटफॉर्म पर पा सकते हैं. सबसे पहले और सबसे अहम बात, अन अकेडमी पे रजिस्ट्रेशन कैसे करें. रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेहद सिंपल है, आप सब उसे इजीली फैमिलियर हो जाएंगे. आपको गूगल प्ले स्टोर से अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है. अन अकेडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप आरपीएससी के कोर्स का उसमें चयन कर सकते हैं, जैसा कि स्लाइड में आप यहां पे देख रहे होंगे. अन अकेडमी से जुड़ने के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, कई फायदे हैं जो आप अदर प्लेटफॉर्म्स पर शायद ना पाएं. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा, यहां पे सिलेबस का कंप्लीट कवरेज होता है. सिलेबस की हर बारीकी, ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स को अच्छे से समझाया जाता है. सिलेबस के हर पहलू को कवर अच्छे से यहां पर किया जाता है. स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, प्रॉपर प्लानिंग है, ऑर्गेनाइज वे में सिलेबस को यहां पर कंप्लीट कवर कराया जाता है. चाहे आरएस का एग्जाम हो, एसीएफ का हो, चाहे एसआई का हो, रीट की भर्ती हो, आपका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो. दूसरी बात, जो आपकी क्लासेस हैं वो लाइव रहेंगी. उन क्लासेस में आप अपने एजुकेटर से अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट्स आप पूछ सकते हैं, आप अपने डाउट्स को अच्छे से वहां पे क्लैरिफाई भी कर सकते हैं. क्लासेस के बीच में इंटरेक्टिव क्लासेस हैं, बेसिकली इंटरेक्शन है बिटवीन द एजुकेटर एंड द स्टूडेंट्स. थर्ड, यहां पर आप लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, तमाम जो आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उससे जुड़े हुए सवाल और क्विजेस, वो आप यहां पे पाएंगे. उनकी हेल्प से आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने में आपको आसानी रहेगी. आपकी परफॉर्मेंस को यहां पे डिटेल्ड वे में एनालिसिस करके बताया जाएगा इन टेस्ट एंड क्विजेस की हेल्प से. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आप वीडियोस को कितनी बार भी असेस कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं. जरूरी नहीं कि क्लासरूम में बैठकर या एक बंद कमरे में आप, जैसे कि कन्वेंशनल तरीके से कोचिंग की जाती है उस तरह से हटके अनकन्वेंशनल वे में अपनी सुविधा के अनुसार रेल में, बस में, घर में, जहां पर आपको सुविधा हो, जब आपको टाइम मिले, अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप वीडियो को अनलिमिटेड टाइम्स देख सकते हैं. ऑफलाइन वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. अब बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की. राजस्थान में तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह भी एक इंपॉर्टेंट पहलू है. जो फी है वो नॉमिनल होना चाहिए. यदि आप जयपुर में, जोधपुर में या उदयपुर में कोचिंग लेते हैं, आरएस की कोचिंग हो, एसआई की कोचिंग हो, फर्स्ट ग्रेड की कोचिंग हो, आरएस की कोचिंग की जो फी स्ट्रक्चर है वो जयपुर में 60 to 80,000 के बीच वेरी करता है एनुअल बेसिस पे. 60,000 से 80,000 रुपए या उससे ज्यादा भी पे करना पड़ता है एनुअली. उसके अलावा कैंडिडेट्स ग्रामीण परिवेश से आते हैं, छोटे एरिया से आते हैं, रेंट पे रहते हैं, खाने का खर्चा और तमाम आने जाने के खर्चे, सब मिलाकर साल का 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्चा होता है. लेकिन अन अकेडमी पे आप अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रह के पूरे 12 महीने का कोर्स
7,000 रुपए में ले सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस का कवरेज दिया जाएगा। और उसमें भी यदि आप मेरे कोड का NSUS, मेरा कोड NSUS है, NSUS कोड को रेफर करते हैं तो आपकी फी को 10% वेव ऑफ कर दिया जाएगा। जो आपकी फाइनल फी रहेगी वो रहेगी ₹6300, 12 महीने की फीस ₹6,300। उसी प्रकार यदि आप 2 साल का कोर्स लेते हैं जो कि ज्यादा किफायती है, ज्यादा फायदेमंद है, उसको मैं समझाऊंगा आपको। आप देखें यहाँ पे जो 1 साल की फी है वो आपकी है ₹7,000, 1 महीने की फी है ₹1,400। तो बेसिकली आप 12 महीने की फी में यदि 1 महीने की फी जोड़ते हैं तो आपको 2 साल की फी, 24 महीने की फीस देनी पड़ेगी। तो ₹8,400 जो कि 12 महीने और 1 महीने की फीस की जोड़ के आपको 24 महीने की फीस, जो 24 महीने का जो आपकी फीस है वो आप 2 साल तक आपके लिए वैलिड है। उसमें आप तमाम आरपीएससी के एग्जाम्स को, वैकेंसीज जो आती हैं उनके वीडियोस को यहाँ पर आप देख सकते हैं। आरपीएससी के एग्जाम को कंडक्ट करने की साइकिल 2 साल तक रहती है। पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल आरएएस एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद 4 से 5 महीने में प्री एग्जाम होगा। प्री एग्जाम होने के बाद 5 से 6 महीने में मेंस एग्जाम होगा। तो टोटल जो साइकिल है वो 1.5 से 2 साल की रहती है। उसमें भी कानूनी दांव पेच है। जो लोग आरएस की तैयारी कर चुके हैं या आरएस एग्जाम को दे रहे हैं वो जानते हैं कि आरएस की भर्ती परीक्षाओं में या अन्य एग्जाम्स में भी कानूनी दाव पेच से होकर गुजरना पड़ता है। तो 2 साल का पीरियड मिनिमम लगता है आरपीएससी के एग्जाम्स में। तो बेसिकली 2 साल का जो सब्सक्रिप्शन है ये किफायती है आप लोगों के लिए। उसमें भी यदि आप मेरा कोड NSUS यूज करते हैं तो आपकी फी को 10% वे ऑफ कर दिया जाएगा। जो आपकी फी रहेगी, फाइनल फी, वो रहेगी ₹7560, ₹7,560, 2 साल की फीस। अब हम टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू क्रैक आरपीएससी, एसीएफ एंड एफआरओ एग्जाम। क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करनी चाहिए, सक्सेस मंत्रा क्या है इस एग्जाम को पास करने का, क्या टेक्निक्स आप यूज करें इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। उन सब पे बात करने से पहले कुछ बेसिक मूलभूत बातें जो हर एग्जाम बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में एप्लीकेबल है उस पर मैं चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे महापुरुष, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। जब तक आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो आप निरंतर प्रयास करते रहें, हमेशा मेहनत करते रहें, बिल्कुल भी ना थकें। आपको किसी भी एग्जाम में सफलता पाने के लिए अपने सिलेबस का 360 डिग्री वे में, 360 डिग्री से कंप्लीट एनालिसिस करने की आवश्यकता है। आप ये याद रखें, द रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, कवरिंग ऑल डायमेंशंस इज की टू सक्सेस इन दिस कॉम्पिटिटिव एरा। कंपटीशन अपनी चरम सीमा पे है, आप ये बात भली भांति जानते हैं। तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस के चारों डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस को 360 डिग्री से एनालिसिस करने की जरूरत है टू क्रैक। अब हम आरपीएससी एसीएफ की स्ट्रेटजी एंड टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है, इसका ढांचा क्या है। बेसिकली इस पेपर के अंदर आपके 2 पेपर्स, इस एग्जाम में 2 पेपर्स आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। एक है आपका कंपलसरी, दूसरा है आपका ऑप्शनल। कंपलसरी पेपर आपके 2 हैं, जीके और इंग्लिश। जीके का वेटेज 100 मार्क्स और इंग्लिश का वेटेज भी है 100 मार्क्स। मतलब 100 नंबर के आपके जीके और इंग्लिश के पेपर होंगे जो सब कैंडिडेट्स को देने हैं, चाहे उन्होंने कोई भी ऑप्शनल चूज किया हो। इसके बाद आप 2 ऑप्शनल यहाँ पे चूज करे हैं जो आप लोगों ने अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज किए होंगे। हर ऑप्शनल का वेटेज है 200 मार्क्स। हर ऑप्शनल के जो नंबर हैं वो 200 मार्क्स असाइन किए हुए हैं। इस एग्जाम के कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं जो आरएस एग्जाम से काफी अलग है, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो आरपीएससी तमाम वैकेंसीज निकालता है उन सभी वैकेंसी से आप यहाँ पे डिफरेंस इस पर्टिकुलर एग्जाम में आप नोटिस करेंगे, उनको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, इस एग्जाम की 2 स्टेज है। पहला आपका रिटन, दूसरा आपका इंटरव्यू। यहां पर प्री मेंस का कंसेप्ट नहीं है।
तो इस बात को आप अच्छे से समझ लें, यहां पर प्री मेंस का कंसेप्ट नहीं है। टोटल आपके 4 पेपर्स होंगे फर्स्ट स्टेज में, जिसमें कि 2 कंपलसरी होंगे और 2 आपके पेपर होंगे ऑप्शनल। कंपलसरी पेपर है जीके एंड इंग्लिश, ऑप्शनल पेपर जो आपने चूज करे हैं फॉर्म भरते समय। सारे पेपर्स आपके ऑब्जेक्टिव इन नेचर हैं, सब पेपर्स ऑब्जेक्टिव रहेंगे, लिखित परीक्षा आरएस की तरह नहीं है, मुख्य परीक्षा यहां पर नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखें। एक इंपॉर्टेंट फीचर, इंपॉर्टेंट बात जो इस एग्जाम को अदर एग्जाम से डिफरेंशिएट करती है, अलग करती है, वो ये है, यहां पर आपको कंपलसरी पेपर जो कि इंग्लिश और जीके है, वहां पर मिनिमम 35%, 35% नंबर लाने आपको जरूरी है, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई नहीं किया जाएगा। तो आपको कंपलसरी पेपर्स में मिनिमम 35% मार्क्स लाने जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके साथ ही आपके जो एग्रीगेट स्कोर है जो कि ऑप्शनल प्लस कंपलसरी को मिला के बनेगा, उसमें भी आपको 40% मार्क्स आपको मिनिमम लाने हैं। टोटल आपके मार्क्स जो पेपर्स का है वो है 600, 100 नंबर का जीके इंग्लिश, 200 नंबर के 2 ऑप्शनल। तो 40% आपको 600 में से लेके आना है। इसको ट्रांसलेट करें तो आपको 240 नंबर, 240 मार्क्स 600 में से लाने हैं फॉर इंटरव्यू कॉल। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है आरएस से। जिन लोगों ने आरएस प्री दिया है वो ये बात जानते हैं कि आरएस की प्री का कट ऑफ 2018 में 76 रहा था फॉर जनरल कैटेगरी। आउट ऑफ 200, 200 में से 76 नंबर पे प्री में क्वालिफाई कर दिया गया था। 200 का 40% होता है 80, 80। तो 76 नंबर 40% से कम है, उसके बाद भी क्वालिफाई था, क्योंकि वहां पर जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो लास्ट कैंडिडेट जो स्कोर ऑब्टेन करता है उसके बेसिस पे रहती है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर आपको मिनिमम एग्रीगेट में 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जो आरपीएससी ने प्रेस नोट इशू किया था उसमें बातें साफ लिखी हुई हैं। जनरल नॉलेज का पेपर 100 मार्क्स का है, जनरल इंग्लिश का भी 100 मार्क्स का है, और टोटल आपके 14 ऑप्शनल पेपर थे। उन 14 ऑप्शनल में से आपको 2 ऑप्शनल अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करने हैं, जो लोगों ने चूज करे होंगे फॉर्म भरते समय। तो ये चीज आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दें, इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को हाईलाइट किया है कि एग्जाम का जो नेचर होगा, जो जिस तरह का पेपर आएगा, वो आपका यूपीएससी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लेवल का रहेगा। तो आप इस बात को ध्यान में रख के अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करें। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम है, उसके अलावा आपका वॉकिंग टेस्ट भी इस एग्जाम का एक फीचर है। वॉकिंग टेस्ट की कोई नंबर नहीं है, लेकिन वॉकिंग टेस्ट में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको 25 किलोमीटर का जो एक ट्रेवल करना है, 25 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, 4 आवर्स में 25 किलोमीटर का उनको ट्रेवल करना है। और फीमेल कैंडिडेट्स को 16 किलोमीटर कवर करने हैं आपके अगेन 4 आवर्स में। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 25 किलोमीटर 4 घंटे में, फीमेल के लिए 16 किलोमीटर 4 घंटे में। तो आप इसको ऐसे समझिए, राजस्थान में काफी लोगों ने गोवर्धन की परिक्रमा की होगी। गोवर्धन की परिक्रमा की जो पैरी पैरी है अप्रोक्सीमेटली 21 किलोमीटर है, 21 किलोमीटर से। जो वहां पर गए हैं, जिन्होंने उस ट्रेवल किया है वहां पे, वो अपना टाइम के अनुसार यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो आपको एग्जाम पास करने के बाद अपनी वॉकिंग स्पीड पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकें। हालांकि इसके कोई नंबर नहीं है, पर ये मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर इंटरव्यू कॉल। और आप एक बात और यहां पे ध्यान दें, आपके इंटरव्यू प्लस आपके जो पेपर्स ऑप्शनल प्लस कंपलसरी, इन तीनों को जोड़ के जो फाइनल स्कोर आएगा वो भी 45% से कम नहीं होना चाहिए। आपके इंटरव्यू का जो स्कोर है वो है 75, आपके इंटरव्यू का जो वेटेज है 75 मार्क्स का इंटरव्यू है, 600 नंबर का आपका रिटर्न एग्जाम है। टोटल 675 में से आपको 45%, 45% नंबर लाने हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। और आपके जो इंटरव्यू में मार्क्स हैं वो मिनिमम 33% होने चाहिए, मतलब 75 में से 33% मार्क्स आपको इंटरव्यू में आने चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए।
बेसिकली मैं आज बात करूंगा इन्वायरमेंट साइंस के स्ट्रेटजी एंड बुक लिस्ट के बारे में। इसकी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रेटजी हालांकि मैंने इन्वायरमेंट साइंस के ऑप्शनल को ध्यान में रख के बनाई है, लेकिन आपका ऑप्शनल कोई भी हो, सब में ये वर्क करेगी, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल्स ऑलमोस्ट सब में सेम है। तो अदर सब्जेक्ट्स आपने ऑप्शनल चूज करे हैं, उसके बाद भी आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, आपको अपने सिलेबस को कंठस्थ याद करना है। वर्बाटिम सिलेबस आपके टिप्स पे होना चाहिए। सिलेबस हर ऑप्शनल पेपर का वास्ट है। सिलेबस के हर डायमेंशन आपको अच्छे से कवर होने चाहिए। इन्वायरमेंट की बात करूं तो इन्वायरमेंट में टोटल 10 यूनिट्स हैं। सिलेबस में टोटल 10 यूनिट्स प्रिस्क्राइब की हैं आरपीएससी ने इन्वायरमेंट सिलेबस में। हर यूनिट में बहुत से कंसेप्ट्स हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं जिनको डिटेल्ड वे में एनालिसिस करना पड़ेगा। आप ये भी ध्यान दें, जो आपके ऑप्शनल पेपर हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग का हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, कोई भी ऑप्शनल पेपर हो, आरपीएससी ने प्रेस नोट में साफ साफ मेंशन किया है कि जो आपका ऑप्शनल पेपर होगा उसमें 120 सवाल आएंगे, 120 क्वेश्चंस रहेंगे आपके ऑप्शनल पेपर में। टोटल इन्वायरमेंट में 10 यूनिट है, 120 सवाल टोटल आएंगे। इसका मतलब हर यूनिट में टोटल 12 से 13 क्वेश्चन के बीच एवरेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन हर यूनिट से आने की संभावना रहेगी अप्रोक्सीमेटली। एक बात आप और ध्यान दें, जो आपके ऑप्शनल पेपर का ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स का है, 180 मिनट। 180 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब पर क्वेश्चन आपको 1.5 मिनट मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। 1.5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप एसएससी का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, या आरपीएससी के दूसरे एग्जाम लाइक आरएस प्री को भी देखें, यूपीएससी की प्री को भी देखें, तो वहां पर जो पर क्वेश्चन को सॉल्व करने का ड्यूरेशन होता है वो इससे कहीं कम है, 1.5 मिनट से कहीं कम है। यहां पर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इन्होंने 1.5 मिनट का टाइम अलॉट किया है। इसका मतलब हर क्वेश्चन में कई इंट्रिकेसीज रहेंगी, कॉम्प्लिकेशंस हर क्वेश्चन में, जो कॉम्प्लेक्स जो उसके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ज्यादा हो सकते हैं। बारीकी से आपको सिलेबस को अध्ययन करना पड़ेगा, हर क्वेश्चन मैटर करेगा। अब इन्वायरमेंट साइंस के सिलेबस को, जैसा कि मैंने कहा, सिलेबस आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। तो मैं आपके सामने जो इन्वायरमेंट साइंस की 10 यूनिट है उसका सिलेबस यहाँ पे शेयर किया है। सबसे पहली यूनिट आपकी है जिसमें कि जो इन्होंने सिलेबस में दी है उसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस के बेसिक कंसेप्ट्स। इकोलॉजी क्या है, किसने इस कंसेप्ट को दिया, बेसिकली इन्वायरमेंट साइंस से आप क्या समझते हैं, इसकी टेक्निकलिटीज क्या है, उसके बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो इन्होंने फर्स्ट यूनिट में बात करी है। इसके साथ ही यहाँ पर बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है अपने सिलेबस में। पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर कंसेप्ट, वो भी इसका पार्ट है। यहां पर फिजियोग्राफी ऑफ राजस्थान, जो कि आम तौर पर हम राजस्थान की जियोग्राफी में पढ़ते हैं, इन्होंने इन्वायरमेंट ऑप्शनल के यूनिट 1 में उसको भी शामिल किया है। राजस्थान के स्टेट सिंबल, स्टेट ट्री, स्टेट फ्लावर, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, राजस्थान के संकटग्रस्त फ्लोरा एंड फोना, जानवर और पेड़ पौधे, वो भी आपको डिटेल्ड वे में यूनिट 1 में पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम पर बेस्ड है। यहां पर आप फूड रिसोर्सेज हो, चाहे मिनरल रिसोर्सेज हो, चाहे आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो, उनके बारे में बात इन्होंने सिलेबस में की है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज में ओवर एक्सप्लोइटेशन, डिफॉरेस्टेशन, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, माइनिंग, डैम्स। माइनिंग डैम से ट्राइबल पीपल पे क्या साइड इफेक्ट होता है, उन पे क्या एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है, दुष्प्रभाव पड़ते हैं, वो सारी बातें इन्होंने सिलेबस में की है सेकंड यूनिट में। वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो वाटर रिसोर्सेज के ओवर एक्सप्लॉइटेशन से, ओवर यूटिलाइजेशन से क्या समस्याएं आ रही हैं, फ्लड, ड्रॉट, कन्फ्लिक्ट्स, वाटर डैम। डैम बनाते हैं, डैम के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, लेकिन डैम बनाने से इन्वायरमेंट पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, उसके प्रॉस क्या है, उसके कॉन्स क्या है, बेनिफिट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसके बारे में भी इन्होंने यूनिट 2 में बात की है। साथ में आपके फूड रिसोर्सेस, वर्ल्ड की फूड प्रॉब्लम, वैश्विक खाद्य समस्या क्या है,
आप एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस ओवर द ईयर आपने नोट किए हैं, ओवर ग्रेजिंग से क्या समस्या पैदा हो रही है, क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, वो भी इन्होंने अपने सेकेंड यूनिट में बात की है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, ये भी आपके यूनिट 2 का पार्ट है। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उनकी टेक्निकलिटीज, वो भी यूनिट 2 का पार्ट है। और लैंड की रिसोर्स की बात करें तो लैंड डिग्रेडेशन और मैन इंड्यूस लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड का बेस्ट एग्जांपल आपका केदारनाथ, उत्तराखंड, जो हम सबने देखा, जो बड़ी त्रासदी हुई है, लैंडस्लाइड आया था वहां पे, कई लोग बेचारे वहां मारे गए। तो बेसिकली क्या वो इंसान द्वारा लैंडस्लाइड इंड्यूस किया गया है? तो बेसिकली डेवलपमेंट की जो आपकी इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच की जो जंग है, उसमें आपको बैलेंस बनाना है। एक तरफ इकोनॉमी, दूसरी तरफ इन्वायरमेंट, इसमें आपको स्ट्राइक करना है बैलेंस का। तो इन्हीं सब मुद्दों पे यहां पर सेकेंड यूनिट में बात की गई है। इसके अलावा सॉइल इरोजन, डी डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी, डेजर्टिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, वो भी इसमें आपके यूनिट 2 का पार्ट है। इंडिविजुअल क्या रोल प्ले कर सकता है इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप हम सब नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, वो भी यूनिट 2 में बात की गई है। यूनिट 3 की बात को समझें तो यूनिट 3 में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप यूपीएससी और आरएससी एग्जाम में भी आपके सिलेबस में कॉमन है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम से आप क्या समझते हैं, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है, इकोसिस्टम के फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स के कंसेप्ट क्या है, इनकी क्या भूमिका है इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो से आप क्या समझते हैं, इकोसिस्टम में इकोलॉजिकल सेक्शन क्या है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, इन सब के बारे में यूनिट 3 में बात की गई है, सिलेबस में हाईलाइट किया हुआ है। इसके अलावा तमाम आपकी इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पॉन्ड, स्ट्रीम, लेक, रिवर, ओशियंस, एस्चुरीज, इन सब की टेक्निकलिटीज, बारीकियों को मैं आपको इन्वायरमेंट के सिलेबस में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपका कोई भी पहलू उसमें ना छूटे। बात करते हैं यूनिट 4 की, बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड है। बायोडाइवर्सिटी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की? बायोडाइवर्सिटी का बायोजियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिया कैसे कर सकते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी की वैल्यू क्या है, बायोडाइवर्सिटी के प्रोडक्टिव यूज क्या है, और बायोडाइवर्सिटी को ग्लोबल लेवल पे कैसे आप उसको कैसे आप एनालाइज करेंगे। आप इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन मानते हैं तो क्यों मानते हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो इंडिया को मेगा डाइवर्सिटी नेशन के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल फॉर दिस एग्जाम। बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं, इंडिया में बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट्स कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी की थ्रेट्स क्या हैं, हैबिटेट लॉस, पोचिंग, वाइल्ड लाइफ, मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, इन सब के बारे में यूनिट 4 में बात की गई है। साथ में कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए कौन से कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी मेथड्स अडॉप्ट इंडियन गवर्नमेंट या वैश्विक स्तर पे हो रहे हैं, इन सीटू एज वेल एज एक्स सीटू कंजर्वेशन मेथड्स। तो बेसिकली जब इन्वायरमेंट का मैं अच्छे से डिटेल एनालिसिस करूंगा यूनिट वाइज, उसमें इन सब मुद्दों पे मैं आपको बात करूंगा, ताकि आपका सिलेबस अच्छे से कवर हो सके। यूनिट 5 की बात करें तो यूनिट 5 में आपको पॉल्यूशन संबंधी एस्पेक्ट, पॉल्यूशन से रिलेटेड बातें की गई हैं, जैसे कि वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, मैरीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, न्यूक्लियर हैजार्ड्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के क्या कॉजेज हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, इंडिविजुअल, एक आम इंसान का पॉल्यूशन को प्रिवेंशन में क्या रोल है, क्या भूमिका अदा कर सकता है, आप हम सब, वो इस बारे में बात की गई है। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपके यूनिट 5 का पार्ट है। डिजास्टर मैनेजमेंट, यूपीएससी के जीएस 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट मुख्य परीक्षा मेंस में सिलेबस का हिस्सा है, लेकिन यहां पर इन्होंने इस एसीएफ के इन्वायरमेंटल ऑप्शनल में उसको डाला हुआ है। वहां पर आप मुख्य परीक्षा के हिसाब से पढ़ते हैं, यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव पहलू के बारे में मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सारी बारीकियों को समझना पड़ेगा। तो डिजास्टर, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजास्टर होते हैं, फ्लड,
अर्थक्वेक, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, इन सब जो आपके डिजास्टर हैं, इन सब के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, मुख्य कारक क्या है, इंसान की क्या इसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे इनको प्रिवेंशन किया सकता है, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए। कोरोना वायरस भी आप हम सब अभी देख रहे हैं, ये भी एक आपके सामने डिजास्टर है। इसके मैनेजमेंट के आए दिन अखबारों में हम पढ़ रहे हैं सरकार क्या कदम उठा रही है। तो बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूनिट 5 का आपके पार्ट है। यूनिट 6 की बात करें तो यूनिट 6 में सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट की बात की गई है, अनसस्टेनेबल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच की बात की हुई है, वाटर कंजर्वेशन के बारे में बात की है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स क्या है, कैसे पानी को आप हार्वेस्ट कंजर्व कर सकते हैं उसके बारे में पूछा है, वाटरशेड मैनेजमेंट वो भी इसका पार्ट है। और जब आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करते हैं तो बहुत सारे ट्राइबल्स का आपको उनको अपनी जगह से डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो क्या दिक्कतें आती हैं रीसेटलमेंट में और रिहेबिलिटेशन में, ट्राइबल पीपल के साथ में जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में भी इसमें हाईलाइट किया हुआ है। एनवायरमेंटल एथिक्स इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस, एथिक्स यूपीएससी के जीएस 4 का पार्ट है, आरएस की परीक्षा में भी इन्वायरमेंटल जो एथिक्स है वो आपके पेपर में आता है, जीएस पेपर 2 में एथिक्स आता है। उसी तरह से इन्वायरमेंटल एथिक्स जो कि एथिक्स का एक सब कंपोनेंट है वो आपके यूनिट 6 का पार्ट है। इसमें हम बात करेंगे इश्यूज एंड पॉसिबल सॉल्यूशंस की, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे कि ये प्रोजेक्ट पे मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मैं इसमें आपको अपनी जो मैंने सीखा है और इस प्रोजेक्ट पे जो काम करने के दौरान मुझे इनसाइट्स प्राप्त हुई है, जो मैंने नॉलेज गेन की है वो मैं आपको पास करने की कोशिश करूंगा। ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है ओजोन लेयर के डिप्लीशन के पीछे, वो सब के बारे में यूनिट 6 में बात की हुई है, वो सब इसका हिस्सा है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जापान में पिछले कुछ साल पहले न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, त्रासदी हुई, रशिया में ऑलरेडी पहले हो चुका है। तो बेसिकली इंडिया लेवल पे या वर्ल्ड लेवल पे वैश्विक स्तर पे जो आपके न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हुए हैं वो बेसिकली क्या है, वो क्यों हुए, उनके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स क्या हैं, वो भी आपके यूनिट 6 सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा कई एक्ट्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम इनेक्ट किए हैं वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से बारीकी से समझने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल ईपीए एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। और जो गवर्नमेंट कोई लेजिस्लेशन को इनेक्ट करती है उसके एनफोर्समेंट में क्या इश्यूज आते हैं, क्या समस्याएं आती हैं, कुछ चुनौतियां आती हैं, उसके बारे में भी यहां पर बात की हुई है यूनिट 6 में। यूनिट 7 की बात करें तो यूनिट 7 बेसिकली आपका पॉपुलेशन से डील करता है, पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया में या वैश्विक स्तर में 1911 या 1900 से आज को 2020 को अपन कंपेयर करें किस तरह ग्रोथ हुई है, परसेंटेज वाइज डेकेडल ग्रोथ क्या है, क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में जो कि डेवलप कंट्री में नहीं है, पॉपुलेशन के जो बेसिकली वेरिएशन है अमंग डिफरेंट नेशंस, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, फर्स्ट पे चाइना है, दोनों डेवलपिंग कंट्री है। तो बेसिकली क्या वेरिएशन है, डेवलप कंट्री में पॉपुलेशन इतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही लेकिन इंडिया और चाइना में जो पॉपुलेशन का जो फिगर है वो बेसिकली इंक्रीज हुआ, उसके फैक्टर्स क्या है। इंडिया ने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को अडॉप्ट किया, तो प्रोग्राम क्या है, इंडिया ने इन ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट के एरिया में क्या क्या कैसे उन्होंने अपनी भूमिका अदा करी है, इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ में इंडिया ने क्या कानून पास करे हैं, क्या पॉलिसीज अडॉप्ट करी हैं, वो भी आपको यहाँ बात करनी पड़ेगी। पॉपुलेशन प्रेशर और इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का जो बेसिकली हम आज एडवर्स इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे पढ़ते हैं उसमें कहीं ना कहीं जनसंख्या का घनत्व, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो भी यहाँ पर आपके यूनिट 7 का पार्ट है। कुछ इंपॉर्टेंट डेज हम सेलिब्रेट करते हैं लाइक अर्थ डे अभी रिसेंटली गया है, पर्यावरण दिवस एनवायरमेंट डे 5 जून को आता है। तो बेसिकली ये डेज कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डेज है
और ये डेज पीछे इसको बनाने के पीछे पर्पस क्या है, सेलिब्रेट करने के पीछे पर्पस क्या है, फ्लैशबैक में जाके ये भी समझने की कोशिश करेंगे कब इनकी इनिशिएट हुआ, कब ये शुरुआत हुई डेज की, राष्ट्रीय स्तर पे एज वेल एज ऑन इंटरनेशनल लेवल। और इंडियन गवर्नमेंट या यूनाइटेड नेशन और तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज इनको इनके अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए क्या कदम उठा रही है, वो भी यूनिट 7 में बात की हुई है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, फॉरेस्ट एंड पॉल्यूशन, इससे संबंधित भी इंपॉर्टेंट डेज जो अवेयरनेस के लिए सरकार उठाती है, उन सबको आपको यहाँ पे कंठस्थ याद करना पड़ेगा यूनिट 7 में। यूनिट 8 की बात करें, यूनिट 8 के टॉपिक कहीं ना कहीं आपके इंडियन ज्योग्राफी, या जिन लोग यूपीएससी में ज्योग्राफी से जो फाइट करते हैं, या राजस्थान के आरएस एग्जाम में भी ज्योग्राफी देते हैं, उसमें आपको ये टॉपिक मिलेगा रिमोट सेंसिंग। साइंस में भी, साइंस के टॉपिक का भी पार्ट है, आरएस के एग्जाम में भी रिमोट सेंसिंग आपने पढ़ा होगा। रिमोट सेंसिंग, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस, यूनिट 8 का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनकी डेफिनेशन क्या है, रिमोट सेंसिंग से आप क्या समझते हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब आपको यूनिट 8 में अच्छे से समझ में आना चाहिए। मैं इन सब पर अच्छे से प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा, बेटर इंसाइट दूंगा, क्योंकि इन सब से मैं कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ हूं अपने प्रोजेक्ट के दौरान। उसके अलावा इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, ईआईए, ईआईए के कंपोनेंट्स क्या हैं, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका रेगुलेशन एंड स्टेटस की पोजीशन क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में, वो यहाँ बात करी है। पार्टिसिपेंट्स क्या है ईआईए प्रोसेस में, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, मैकेनिज्म क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स होते हैं, ए कैटेगरी प्रोजेक्ट, बी कैटेगरी प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं आपके ईआईए में, ए एंड बी, उनके सैलिएंट फीचर्स क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या है। आप पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करेंगे ईआईए में, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे यूनिट 8 में। यूनिट 9 की बात करें तो यूनिट 9 बेसिकली मोर और लेस डिपेंड करता है, मोर और लेस जो डील करता है वो है आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट से। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट के आयाम क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, वो यूनिट 8 में बात की हुई है। वाइल्ड लाइफ के थ्रेट्स क्या हैं, कौन से फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर थ्रेट्स टू वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन मेथड्स क्या हैं जो सरकार ने अपनाए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। लोकल कम्युनिटीज, राजस्थान के संदर्भ में खास तौर पे ध्यान दे, बिश्नोई समाज जिसने हर समय आगे बढ़ के वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए समय समय भूमिका निभाई है। एग्जाम्पल अमृता देवी बिश्नोई, आप सब जानते हैं। सलमान खान का पॉपुलर पोचिंग केस चिंकारा, उसमें भी आप बिश्नोई समाज की भूमिका देख सकते हैं। तो बेसिकली जो बिश्नोई समाज है और तमाम ऐसी कम्युनिटीज जिन्होंने समय समय पे अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया है, वो भी आपके यूनिट 9 में बात की हुई है, उसको भी हम अच्छे से एनालाइज करेंगे, अच्छे से समझेंगे। उसके अलावा राजस्थान के कंटेक्स्ट में और इंडिया के कंटेक्स्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितनी है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी, नेशनल पार्क राजस्थान में कितने हैं, ये सारे फीचर्स भी आपको यूनिट 9 में पता होने चाहिए, ये भी उसके सिलेबस का पार्ट है। आईयूसीएन की कैटेगरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, वो भी यूनिट 9 में बात की गई। आईयूसीएन जो है बेसिकली आपका संस्थान, वो एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल स्पीशीज, उसके बारे में रेड डेटा बुक पब्लिश करता है। वो भी आपको, वो फीचर भी आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा यूनिट 9 में। इंडियन गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स निकाले हैं, जैसे कि 1972 का प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसके अलावा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, इंडियन गवर्नमेंट जो अपने वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो हमारे देश के अंदर हैं, वो कौन कौन सी साइट्स हैं, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज अडॉप्ट की है उन साइट्स को कंजर्व मेंटेन रखने के लिए, उसके बारे में भी इस यूनिट 9 में बात सिलेबस में की गई है। आप ये भी ध्यान दें, यहां पर आपको स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान जो कि गुड़ावन है, गुड़ावन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान, उसको स्पेसिफिकली हाईलाइट किया हुआ है। तो हम जब डिटेल में यूनिट 9 पढ़ेंगे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के इंपॉर्टेंट पहलुओं पे बारीकी से चर्चा करेंगे। उसकी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी के लिए राजस्थान सरकार ने क्या कदम उठाए उस पर भी हम बात करेंगे यूनिट 9 में। यूनिट 10 की बात करें, यूनिट 10 में जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उसने क्या कदम उठाए, क्या रोल है उसका,
पॉलिसी मेकिंग में चाहे लॉ मेकिंग में हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन मेंटेनिंग प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और पॉलिसी के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रोल है इन्वायरमेंट के कंजर्वेशन के रिगार्डिंग। और इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस, इंपॉर्टेंट आपके वैश्विक स्तर पे जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, समिट्स हुई हैं, आपकी मीटिंग्स हुई हैं, वो भी यहाँ पे सिलेबस में दी हुई है, जैसे कि स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूएनसीईडी, रियो डिक्लेरेशन, एजेंडा 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 से क्वेश्चन आरएस में पूछा जा चुका है प्री में, और यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन जो गैस डिप्लीट हो रही है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल 1987 का, उसके आगे किगाली एग्रीमेंट आया। तो बेसिकली सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज है, समिट है, ये सब आपको यूनिट 10 में पढ़नी पड़ेगी। क्योटो प्रोटोकॉल, ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा हुआ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, ये भी आपको यहाँ पे एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा राजस्थान में रामसार कन्वेंशन जो वेटलैंड से संबंधित कन्वेंशन है, उसकी साइट्स राजस्थान में कितनी है, राजस्थान गवर्नमेंट उनके कंजर्वेशन के लिए क्या एफर्ट्स ले रही है और उसने क्या एफर्ट्स लिए हैं, वो सब के बारे में डिटेल्ड वे में हम यूनिट 10 में एनालिसिस करेंगे। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए राइट टेक्निक और राइट स्ट्रेटजी के साथ आपको इंपॉर्टेंट ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन से सोर्सेज ऑथेंटिक है। तो मैं आपके सामने इन्वायरमेंटल साइंस ऑप्शनल के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज यहाँ पे शेयर किए हैं, जिससे बाहर सवाल आने की गुंजाइश ना के बराबर है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ई बरूचा, ई बरूचा की बुक जो इन्वायरमेंट से डील करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी किताब है ई बरूचा की बुक। उसके अलावा नियोस, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नेशनल ओपन स्कूलिंग, एनसीईआरटी की तरह इसके पीडीएफ्स भी आप इंटरनेट से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। इग्नू, इग्नू का मटेरियल इन्वायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। शंकर आईएएस की बुक जो हम आरएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में फॉलो करते हैं, यहां पर भी इंपॉर्टेंट है। टोटल बेसिकली इन चारों बुकों से आपका जो सिलेबस है वो 70% के अप्रॉक्स कवर होगा, 70% आपका सिलेबस यहां से कवर होगा। तो ये चार बुकें आप ध्यान दें। मैं जब आपका एनवायरमेंट का लेक्चर स्टार्ट करूंगा यूनिट 1 से, इन चारों बुकों का निचोड़ आपको एक बेटर प्लान्ड वे में यहाँ पर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके अलावा जो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट किताब है परीक्षा वाणी, बहुत अच्छी किताब है। कुछ रिपोर्ट्स लाइक फॉरेस्ट सर्वे, यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज, उस रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, उनके पीडीएफ यहाँ बहुत काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, भारत सरकार की मिनिस्ट्री, इन पर्यावरण मंत्रालय ने भी कुछ रिपोर्ट्स इशू करी हैं, वो भी हमें अच्छे से समझनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की क्लास 12 बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ बायोलॉजी वाले कैंडिडेट्स के लिए, इनफैक्ट उसकी जो यूनिट 13 से यूनिट 17 16 दी है, 13 चैप्टर से 16वें चैप्टर तक का जो पार्ट है एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी का, बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से। आप इस स्लाइड में इन बुक्स की इमेजेस भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं, मैंने बात करी 70% सिलेबस को खत्म कराने की, जो कि उस बुक से कवर हो रहा है, उन सोर्सेज से कवर हो रहा है। रिमेनिंग 30%, तो 30% सिलेबस क्या है? 30% सिलेबस आप देखेंगे राजस्थान का भी, आपके यूनिट जैसे हमने सिलेबस डिस्कस किया, राजस्थान का पोर्शन भी अच्छा खासा है। तो राजस्थान के पोर्शन को कवर करने के लिए एक ऑथेंटिक बुक जो आप फॉलो कर सकते हैं वो है लक्ष्य। लक्ष्य बुक में राजस्थान से संबंधित इन्वायरमेंट के टॉपिक्स दिए हुए हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। वनस्पति, वन्य जीव एवं जैव विविधता, ये पेज नंबर 211 पे आप इस बुक में देख सकते हैं। फॉरेस्ट के टाइप, वनों के प्रकार, ये 213 पेज पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। राज्य में वन एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रयास, जो बार बार मैंने बोला आपसे, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट्स लिए हैं फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ इन आर स्टेट, वो आप 222 नंबर पेज पे नोट कर सकते हैं। और बायोडायवर्सिटी,
जो आपके सिलेबस का पार्ट है राजस्थान के कंटेक्स्ट में, वो आप यहाँ पे 227 पेज नंबर से आप यहाँ पे पा सकते हैं। तो बेसिकली राजस्थान के कंटेक्स्ट में जो कि आपके सिलेबस का एनवायरमेंट के ऑप्शन का 30% अप्रोक्सीमेटली पार्ट है, वो आपका इस बुक से काफी हद तक कवर हो जाएगा। मैं जो आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टार्ट करूंगा, आई विल स्टार्ट विद यूनिट 1। यूनिट 1 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट, इकोलॉजी की डेफिनेशन, किसने कंसेप्ट दिया, इन्वायरमेंटल साइंस से आप क्या समझते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सब के बारे में यूनिट 1 में मैं चर्चा करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। इस कोर्स को करने के बाद, जो आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी का कोर्स है, इसको करने के बाद आपको सिलेबस की ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स समझ में आ जाएगी। मेरी अप्रोच यही रहेगी कि बेसिक से आपको कंसेप्ट क्लियर करा जाए, उसके बाद एडवांस, और आखिरी में आपको प्रो स्टेज पे पहुंचाया जाए, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको 120 सवाल हल करने में किसी तरह की परेशानी ना आए ऑन द एग्जामिनेशन डे। इस कोर्स को लेने के बाद हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आप 120 सवाल पूरे अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर पाएं। देखिए, अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप ये बात अच्छे से देख सकते हैं, यदि आपकी तैयारी का स्तर, यदि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है या आपका प्रिपरेशन लेवल है वो इस पॉइंट पे है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल यदि इस लेवल पे लाई कर रहा है, तो इस कोर्स के बाद जो पर्टिकुलर एग्जाम्स है, चाहे आरएस का हो चाहे एसीएफ का हो, आपका जो लेवल है वो यहाँ पर आ जाएगा, आपका लेवल एनहांस हो जाएगा, इंप्रूवमेंट होगा, बशर्ते आप ईमानदारी से सारे लेक्चर्स को, सारे सेशन को ढंग से सुने, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें या उसका स्क्रीनशॉट लें, और क्लास के बाद उसको अच्छे से एनालाइज करें, डाउट्स आप एजुकेटर से पूछें। तो बेसिकली इंप्रूवमेंट मस्ट है, बट कंडीशन ईमानदारी से मेहनत करनी है। देखिए, एक आप लोगों के लिए, हम सब भी जानते हैं कि मिल्खा सिंह जो इंडिया के एक बहुत अच्छे एथलीट हैं, 1960 1960 में ओलंपिक मेडल से वंचित रह गए थे। आप देखेंगे रेस में वो काफी समय तक आगे चल रहे थे, अपने कॉम्पिटिटर से लीड कर रहे थे, लेकिन जो उनकी फिनिशिंग लाइन है उससे 250 मीटर पहले उनका कंसंट्रेशन किसी कारण डिविएट हो गया, फोकस नहीं कर पाए, रेस में आगे चलते हुए जस्ट फिनिशिंग लाइन से पहले अपना कंसंट्रेशन डिविएट होने की वजह से रेस में अन्य कंपेटिटर से पिछड़ गए। इंडिया 1960 के ओलंपिक में मेडल नहीं जीत पाया। वही चीज आप यहाँ पे एग्जाम में भी इक्वली एप्लीकेबल है। एवरी सिंगल क्वेश्चन मैटर, हर क्वेश्चन आपके रिजल्ट को, आपके आउटकम को पॉजिटिव से नेगेटिव या वाइस वर्सा नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं, सिलेबस के चारों खाने को 360 डिग्री वे में एनालाइज करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, आपको प्रिपरेशन पेशेंस के साथ में एक ब्रेव सोल्जर की तरह फोकस एंड डिटरमाइंड वे में करनी चाहिए। सफलता उसी को मिलती है जो एक फोकस्ड वे में ईमानदारी से अपने एफर्ट्स को पुट अप करता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लेक्चर जो कि अन अकेडमी पे मेरा आने वाला है, उसमें आपको बेटर आउटकम दे पाऊं। मेरा कोड NSUS है, इस कोड को आप अपने सब्सक्राइब, इस कोड को आप इंसर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम लेने से पहले, और जैसे ही मेरा आप कोड इंसर्ट करेंगे आपको अपनी फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल बटन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।